पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ घसीट रहे थे। इसमें पाकिस्तान का किरदार जो आपने कहा, वो पाकिस्तान का किरदार तो पूरी दुनिया मान रही है। भरपूर किस्म के हथियार है ना जो बने हुए हैं, सबके पास मौजूद हैं। बार बार जो ईरान को ऊपर जंग मुसल्लत की जाती थी, धमकियां दी जाती थी, उसको डराया जाता था, और इसराइल जैसा मुल्क जो है वो तसल्तुल के साथ हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर, ये वो सारी चीज़ें। तो उसमें फील्ड मार्शल का मैदान में आना जो था ना, ये पूरी दुनिया को मैसेज था। अच्छी बात ये हुई कि खुद अमेरिका ने इसराइल को शटअप कॉल दी है। ईरान वो यकीनन पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। सबसे अच्छी बात ये है कि इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, वो आपस में जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 60 रोज़ा जो रोड मैप है वो मंजूर कर लिया गया है। कतर और पाकिस्तान सालसी के इस अमल की सियासी निगरानी करेंगे। अपनाए हरोज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज और बिलातुल आमद रफ्त को यकीनी बनाने के लिए एक मरबूत राब्ता निज़ाम जो है वो तश्कील दिया गया है। उसके अलावा आइंदा 60 रोज़ में कोई टाल टैक्स नहीं लगेगा अपना हरमज़ पे। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अब्बास अराग़ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, नाकाबंदी उठा ली गई है और कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। सर, पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया, कतर भी शरीक था और सालसी का, और 60 रोज़ा जो है वो एक रोड मैप तश्कील दिया गया है। क्या समझते हैं कि 60 रोज़ में जो मामलात हैं, चाहे वो एटमी जो उनके असासे हैं उसके हों, अपनाए हरमज़ का एक मुस्तकिल जो है वो हल हो, तो ये निकल आएंगे? और ईरान पर जो पाबंदियाँ हैं, ख़ास तौर पर तेल की बरामदात को लेकर या उनके जो असासे हैं, तो एक हतमी मुआहदा आप देख रहे हैं फाइनल इस 60 रोज़ में? शहवैंस, जैसे हमने परसों बात की थी 2 दिन पहले, उस वक्त ज़ाहिर है कि ये एग्रीमेंट सारी चीज़ें हतमी हो गई थी और सिग्नेचर भी हो गए थे। उसके बाद फिर ये लग रहा था कि बात कि शायद यहाँ पे तकरीब ना हो, लेकिन तकरीब भी ज़रूरी थी और चीज़ों को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। कि मतलब ये तो नहीं है ना कि एक आपने बस चीज़ मुआहदा कर लिया और उसके बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये पूरी के आप कह लें कि एक प्रोसेस है जिसने आगे बढ़ना है और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी का जो मामला है, तो उस तरफ अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया है कि, और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो आपने कहा, वो पाकिस्तान का किरदार तो पूरी दुनिया मान रही है। खुद आपने जे.डी. वैंस को भी सुना होगा, उन्होंने भी इस मौके के ऊपर बड़ा खुल के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के किरदार को भी सराहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। तो पाकिस्तान ने ये सारा जो प्रोसेस करवाया है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो शिद्दत आ रही थी और जो हमले जारी थे, ये एक पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ घसीट रहे थे ये मामला। और इसमें तमाम दुनिया के जितने बड़े हैं, उन्होंने किसी न किसी साइड के ऊपर, किसी ने ईरान का साथ देना था, किसी ने अमेरिका का साथ देना था, और नतीजे में ये होना था कि पूरी दुनिया के जो भरपूर किस्म के हथियार हैं ना जो बने हुए हैं, सबके पास मौजूद हैं, वो इस्तेमाल होने थे। और वो जब इस्तेमाल होते तो फिर तीसरी आलमी जंग, ये सारी दुनिया प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ चढ़ रही। तो ऐसे में पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया। पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि अमन के नोबेल प्राइज़ की बात होती है ना, कोई कहता है कि ट्रंप साहब को दे दिया जाए, कोई किसी और की बात करता है। ट्रंप साहब तो 2 मरतबा ख्वाहिशात का भी इजहार कर चुके हैं, लेकिन हमायत भी की हमायत बिल्कुल की, क्योंकि नो डाउट के ट्रंप ने अपने तौर पे कुछ इक़दाम किए होंगे। अभी जो था, इस सारी सूरत को देखा जाए तो पाकिस्तान का बनता है नोबेल प्राइज जो है वो। चाहे जाहिर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी अपनी एक्सपर्टी है, और उन्होंने अपनी एक्सपर्टी का और अपनी एक जो उनकी ग्रिप थी जिस इशू के ऊपर, क्योंकि बार बार जो ईरान को ऊपर जंग मुसल्लत की जाती थी, धमकियां दी जाती थी, उसको डराया जाता था, और इसराइल जैसा मुल्क जो है वो तसल्तुल के साथ हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर, ये वो सारी चीज़ें। तो उसमें फील्ड मार्शल का मैदान में आना जो था ना, ये पूरी दुनिया को मैसेज था। इसराइल को भी मैसेज था, बाकी ममालिक को भी मैसेज था कि जिसको आप माजी करीब में इस्लामिक बम कहते रहे हैं, वो इस्लामिक बम का रिप्रेजेंटेटिव जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उस इस्लामिक बम के रिप्रेजेंटेटिव जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वो खड़े हो गए हैं। वो इस तनाज़े में ईरान के साथ एक पूरा किरदार अदा करने के लिए खड़े हैं, और
अगर वो इसको तनाज़े को हल कराने की कोई बात कर रहे हैं तो उसकी बात सुनी जाए, और अगर मतलब मामले को खुश उसलूबी से हल किया जा सकता तो वो कर लिया जाए। वरना हम यकीनन अब उस पोजीशन में नहीं है कि किसी को जंग के जोर के ऊपर डराएं धमकाएं, तो ये जंग जोर के ऊपर डराने धमकाने का मामला किसी आलमी जंग की तरफ ही जाएगा। लबनान की आपने बात की, इजराइल जो है वो हम देख रहे हैं कि इस सारे अमल में, मुज़ाकराती जो अमल है उसमें बिल्कुल ही उसे शरीक नहीं किया गया और अमेरिका ही सारा कुछ कर रहा है। वो अभी भी डटे हुए हैं लबनान पे हमले, तो वो सबतौस करने की कोशिश नहीं करेंगे ये मजाक? देखिए वो सबतौस तो पीछे से पहले से भी कर रहा था, अभी भी करने की कोशिश करेगा। यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी रेजोल्यूशन आई जो इसराइल को, फ़लस्तीनियों के ऊपर, गजा के लोगों के ऊपर, लेबनान के ऊपर हमलों के ऊपर रोकने के लिए पास की गई थी। और नेचुरली अगर जो रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा में पास होती है तो वो बड़ी अहमियत की अमल होती है जब वहाँ पे बहस होती है, तो उसको वो पहले दिन से सबताज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि अच्छी बात ये हुई कि खुद अमेरिका ने इसराइल को शटअप कॉल दी है। कल भी आप सुन रहे होंगे कि जब ट्रंप ने कहा कि मुझे इसराइल ने सख्त मायूस किया, तो वो मायूसी जो है वो अमेरिकी इक़दामात में भी नज़र आ रही। खाली उन्होंने इसका इजहार नहीं किया, उन्होंने शटअप कॉल भी दी इसराइल को और इसराइल को लिमिटेड करने की भी कोशिश की। और इस मुआहदे में भी ये बात शामिल है, जो इसका एलामिया जारी किया गया है उसमें ये शामिल है कि इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा, जंगबंदी जारी रहेगी। अब जो ये 7 रोड का रोड मैप है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत, मतलब बल्कि सारी चीज़ें जितने भी नुकात हैं उसके ऊपर अमल दरामद को मॉनिटरिंग करने के हवाले से जो इक़दाम होंगे, एक अपना हरमज़ के हवाले से उसको खोलना, ये नेचुरली पूरी दुनिया के मफाद में है को उसके ऊपर खुल ली जाए और महफूज रास्ता दिया जाए, लोग आएँ जाएँ, सारा कुछ, किसी किस्म की ट्रैवल प्रॉब्लम ना आए। दूसरी तरफ जो ईरान के ऊपर सेंक्शन थी, मतलब कितनी बड़ी कामयाबी है, इसको किसी को अगर नज़र नहीं आ रही तो फिर वो उसको मैं क्या कहूँगा कि अंधा ही है, वो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये ईरान को 47 साल बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि उसने पूरी एक तारीख निफ़ सदी जो है वो पाबंदियों में गुजारी है। अब उसका अगर तेल की बरामदात खुलती हैं, उसकी गैस की, मतलब पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ गैसलैंड का, और वो ईरान ने गैस अपने बॉर्डर तक पहुंचा दी, पाकिस्तान नहीं पहुंचा पाया एग्रीमेंट के बावजूद। और पाकिस्तान के साथ बहरहाल ईरान ने अच्छा ये किया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी आलमी अदालत में जाने के लिए नहीं किया, लेकिन वो कर सकता था। लेकिन क्योंकि दोनों मुल्कों के एक अपने बरादराना ताल्लुकात है, ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है, कितना पाकिस्तान दबाव में हो सकता है, तो अब जो है पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है उससे निकलेगा, उस दबाव से भी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया। अब पाकिस्तान अगर पाइपलाइन बिछाता है तो यकीनन ईरानी सदर कल मसूद पज़ेश्कियान जो है वो इज़हार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? सिर्फ ये तशक्कुर करने के लिए आएंगे, या जिस तरह आप गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं या ऑयल की जिस तरह बरामदात से पाबंदी हटाई गई है, इस तरह के कुछ तिजारती यही बात वो आप अच्छा किया आपने। और कल वो उनका इजहार तशक्कुर का विजिट तो होगा ही होगा, और पाकिस्तान कल उनका जिस तरीके से इस्तकबाल करेगा वो भी आपको नजर आ जाएगा कि कितना दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के और ज़्यादा करीब हुए। बरादर ताल्लुकात तो थे ही, और ईरान वो यकीनन पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। तो ये एक पूरी तारीख है पाकिस्तान और ईरान की। जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की एक दोस्ती की मिसालें दी जाती है, सेमली पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की भी पूरी तारीख है। तो कल जब वो आएंगे तो जहाँ पे उनका इस्तकबाल होगा, वो इज़हार तशक्कुर का मुजाहरा करेंगे, वहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं और उनकी कैबिना के लोग जो हैं ईरान के साथ इस मामले को भी आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा तात्तुल है ना गैस पाइपलाइन का, कि एक तरफ गैस पाइपलाइन आई पड़ी और हमारी तरफ से जानी है, कल आपको नजर आएगा और कि उस पाइपलाइन को आगे पाकिस्तान की तरफ से शिफ्ट करने के हवाले से, उसको बिछाने के हवाले से भी बात होगी, और ईरान से पेट्रोल की खरीदारी के ऊपर भी बात हो सकती है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये कि पाकिस्तान को ये काम कर देना चाहिए। जितनी स्पीड से, जितने अखलाक से, जितनी मेहनत से पाकिस्तान ने सालसी के लिए किरदार अदा किया, अमन के लिए किरदार अदा किया, मेरा ख्याल है उससे अब ज़्यादा डबल मेहनत हमें हमारे हुक्काम को करनी चाहिए कि ईरान से गैस भी लें और अपनी तरफ से गैस बिछा के रखें। और जो अमेरिका का, पहले हमें लगता था कि अमेरिका का दबाव है, और वो था दबाव, उस दबाव के नतीजे में ही 2013 में जब ये एग्रीमेंट हुआ, मतलब 12 में करीब एग्रीमेंट हुआ, और 13 में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको तकरीबन कैप पैक कर दिया, ठीक है ना, वो नहीं हुआ।
फिर 18 में जो आए, जो कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते थे, वो भी पूरे यस-मैन बने हुए थे, उन्होंने भी बंद रखा, ठीक है ना। तो अब तो जरूरत नहीं है ना कि अमेरिका का दबाव लेने की, क्योंकि अमेरिका खुद ईरान के साथ एंगेज हो रहा है, वो खुद उसके साथ ताल्लुकात की बहाली कर रहा है। और जिस तरीके से बताया गया है कि इस एग्रीमेंट के बाद ईरान के असासाजात जो हैं उनको भी कुछ बहाल किया गया, और उनकी जो पेट्रोल की बरामदात है उसके ऊपर भी कुछ इशारे मिले हैं। तो पेट्रोल की बरामदात, गैस की बरामदात, पाकिस्तान के तो ये दोनों इश्यूज हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं। सर, तो इसको ईरान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अगर 1-1.5 साल पीछे जाएं, जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था, उससे पहले ईरान की पॉलिसी जो है वो वाज़ेह तौर पर झुकाव रखती थी इंडिया की तरफ। अब आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात, ईरान और इंडिया के तल्लुकात? क्योंकि हमने देखा कि ईरान ने उस तरह से पाकिस्तान के साथ तल्लुकात नहीं थे जिस तरह इंडिया के साथ थे। नहीं, समझ चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा देखें, ये नहीं है कि ठीक है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर ईरान इंडिया के साथ भी एंगेज रहा है और है, आज भी है, ये नहीं कि नहीं है। नेचुरली आप जब दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल वर्ल्ड है ना, अब तो एक दूसरे के साथ बहुत सारा मफादात का मामला होता है, उसमें जहां ईरान को इंडिया से मफादात होते हैं वो उससे लेने की कोशिश करता है, और जहां मफादात टकराते हैं, तो अब तो मफादात टकरा गए ना कि ईरान के मुकाबले में इंडिया ने बजाय ईरान का साथ देने के इजराइल का साथ दिया, ठीक है ना। इस जंग में भी साथ दिया है और सारी चीज़ें भी इजराइल की मनमान मर्जी के मुताबिक करता रहा। तो ईरान को इजराइल से क्या, इंडिया से क्या? तो ईरान मफादाती तौर पे भी मतलब और ज़्यादा इंडिया से दूर होगा। पाकिस्तान के साथ ये नहीं था कि ईरान दूर था, हाँ कुछ इश्यूज के ऊपर होता था कि मतलब हमें किसी कॉन्फ्रेंस में ज़रूरत पड़ती थी कश्मीर के इशू के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इन इश्यूज के ऊपर एक डिप्लोमेटिक स्टांस के साथ इंडिया ने ईरान पे जो अटैक हुआ इजराइल की तरफ से उसकी मजम्मत नहीं की, और बहुत अरसे बाद जो है वो मोदी जब यूएई के दौरे पे गए, ईरान ने जो अटैक्स किए यूएई पे उस पर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान पे अटैक्स हुए वो तो देखिए तो अब तो वो जरी सी बात है चेंज होगी। वो तो बिल्कुल ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया कि अब इंडिया के साथ तो ईरान के रिलेशन ज़्यादा और ख़राब होंगे, मुतासर होंगे, लेकिन इसमें जो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नोयत है वो और मजबूत से मजबूत तर हो गई है। और इसमें अब ये चाहिए, क्योंकि मजबूत ताल्लुकात पहले भी थे, मैंने आपको बताया ये कि गैस पाइपलाइन के एग्रीमेंट छोटी बात नहीं थी पाकिस्तान का ईरान के साथ करना। ईरान तो कई मामलों के ऊपर नहीं बनता था, लेकिन देखें पाकिस्तान ने वो एग्रीमेंट किया ना, तो मसाइल थे, पता था कि आलमी सेंशन है, अमेरिका को बुरा लगता है सारा कुछ, लेकिन उस सारे खतरात और खौफ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने मफाद को सामने रखा, ईरान ने अपने को रखा। अब तो उस मुआहिदे को मैं ये कह रहा हूँ कि अमल दरामद का वक्त है। पाकिस्तान को अगर 6 महीने में पाइप बिछ सकता है ना ईरान के बॉर्डर तक, तो उस पाइप को बिछाना चाहिए और गैस लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक इनकलाब बरपा होगा। जो हमने देखा ना, यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हुई, यहाँ पे बेरोजगारी आम हुई और बहुत कुछ हुआ, तो फिर जब गैस आएगी तो सस्ती गैस मिलेगी। आखिर में मुख्तसर बताइए, 5 फरीक हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, अरब ममालिक और पाकिस्तान। इस जंग में आप देख पाकिस्तान ने साथी कराई, 4 जो हैं वो बरह रास्त उसमें शामिल हैं। किसने गेन किया, किसने लॉस किया? फ्यूचर की आप जो है वो पोजीशन, खिते में पोजीशन क्या देख रहे हैं? देखिए सबसे अच्छी बात तो ये कि इस्लामिक कंट्रीज जो है ना वो आपस में जुड़े हैं। पहले छोड़ के वस्त आप खलीजी ममालिक की बात करें ना, तो सऊदी अरब और बाकी जो कंट्रीज थे, यूएई तो अभी भी शायद थोड़ा सा इस लॉबी में है, लेकिन वो भी जुड़ जाएगा क्योंकि नेचुरली वो सऊदी अरब से बाहर तो नहीं जा सकता। और आप अगर वो पूरा इन ममालिक को देखें तो ये एक दूसरे के साथ बहुत करीब है, ऐसा नहीं है। तो इन फ्यूचर और यूएई की जो मईशत है वो उन्होंने तो इजराइल ने तो नहीं चलानी ना, वो तो मुसलमान मुल्कों के आपस में मिलने जुलने से ही और बढ़ेगी और प्रमोट होगी। तो ये अच्छी बात ये है कि तमाम इस्लामिक ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और इसमें पाकिस्तान का पहले से बड़ा रोल है। पाकिस्तान पहले से ही इस बात के ऊपर रहा है कि ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब के साथ और बाकी ममालिक के साथ बने। जब आप कह लें कि इत्तेहादी फ़ौजें बनाई जा रही थी और जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था, बाकी भी था, और हमारे जो आर्मी चीफ थे जनरल रहील शरीफ वो वहाँ पे सरबराह बन रहे थे, तो वो उस वक्त उनके जहन में पता नहीं क्या नक्शा था, क्या वो सोच रहे थे, वो कुछ और सोच रहे थे। फ्यूचर में तो देख रहे हैं इस मशरक की तरफ
चाइना की तरफ रुझान होना अरब ममालिक का, क्योंकि अभी तक तो वो अमेरिकी ब्लॉक में ही है। यूएई हो, अरब ममालिक आसानी से अमेरिकी ब्लॉक से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, वो अभी रहेंगे। लेकिन अभी दुनिया चेंज हो रही है। अभी ये दुनिया एक मरतबा फिर जो है ना इन 4-5 जो सुपर ताकतें हैं ना इनकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें अभी पहले आपको लगता था कि शायद कोई अमेरिकी ब्लॉक में है, कुछ रशिया और चाइना के ब्लॉक में। अब आपको कुछ अरसे बाद ये लगेगा और साफ नजर आएगा कि ये सारे ममालिक जो हैं वो इकट्ठे चलेंगे और इनका बहुत बड़ा मकसद जो होगा ना वो दुनिया में मतलब अमन के साथ। अभी तो देखें पिछले कुछ अर्से से तो असले की लड़ाई। ईरान ने क्या खोया, क्या पाया इस जंग? ईरान ने पाया ही पाया, कुछ नहीं खोया। ईरान ने देखें, ईरान अब इस मुआहदे के बाद जो है ईरान की मईशत जो अगर जंगी हालात में चलती रही है, बुरी तरीन जंगी हालात में, वो अब जब सैंक्शन हटेंगी, जब उसका पेट्रोल बिकेगा, तेल बिकेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास और मुल्कों के पास जाएगा। पहले तो सारा स्मगलिंग के जरिए जाता था ना, ठीक है ना। अभी आपकी पूरी एक एग्रीमेंट किस्म की आपके पेट्रोल की, तेल की सारी जो है वो बरामदात होंगी, उससे उसकी मईशत कितनी मजबूत होगी, बाकी उसकी चीज़ें जो है वो कितनी मजबूत होगी। तो ईरान को तो हर हवाले से फ़ायदा है। दुनिया को इससे क्या फ़ायदा है, मतलब इसके अलावा साथ खलीजी ममालिक को भी फ़ायदा है। खामखा का एक दुश्मन क्रिएट किया हुआ था। इसराइल को आप इस वक्त क्या पोजीशन पे रखते हैं? इसराइल तो देखिए, इसराइल एक ऐसी रियासत है जिसको हमने हमेशा एक नाजायज़ रियासत समझा है और उसने साबित भी किया। और वो नाजायज़ रियासत जो थी वो बनाई गई थी वहाँ पे, आप कह लें कि उस खित्ते के अंदर कब्जे के लिए, उस खित्ते के अंदर अपने मफादात वॉच करने के लिए। ये दुनिया की ताकतें अपने मफादात के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। यहाँ पे भी कई ताकतें सोचती हैं कि जनाब ये कोई कश्मीर के अंदर कोई हम ऐसा पॉइंट बना लें इंडिपेंडेंट कश्मीर की शक्ल में, और कि जिसमें हम पूरे खित्ते के ऊपर नज़र रख सकें, चाइना के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर। लेकिन इसको जो लोग खित्ते के लोग होते हैं वो अपने भी रेजिस्टेंस करते हैं। तो इसराइल को तो अब अपनी अगर रियासती पोजीशन बनवानी है तो उसको पीस की तरफ जाना होगा। ये जो हमले वाली पॉलिटिक्स है ना, इससे वो निकलना होगा। अगर हमलों की तरफ वो रहेगा और दुनिया के ऊपर बमबारी करता रहेगा तो फिर इसराइल का अपना वजूद जो है वो खतरे में, मुझे तो खतरे में नजर आता है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि भट्टी साहब हमें बता रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरह एक आलमी अमन के लिए एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया और इस 108 रोज़ की जो जंग है उसके बाद ही आखिर फ्रीकैन को मेज़ पर ही आना पड़ा और मुज़ाकरात से ही मामला हल हुए। 60 रोज़ का जो रोड मैप बनाया गया है इसमें पाकिस्तान और कतर जो हैं वो इन तमाम मामलात की निगरानी करेंगे और देखते हैं कि 60 रोज़ में एक हतमी मुआहदा जो है वो हो पाता है या पहले की तरह ही मुआहदा होता है जो बाद में ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।